हेलो फ्रेंड्स, एनएम स्टडी पॉइंट चैनल से मैं आर विजय मौर्य आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी एक एक पॉइंट को समझना चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करके आप बेल आइकन की घंटी बजा दीजिए। हम जैसा कि हमने बताया था कि हम इंग्लिश की एक एक पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, तो आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ और एक एक पॉइंट जो भी टॉपिक आएंगे हम उनको एक एक पॉइंट क्लियरली समझते हुए चलेंगे। तो आइए दोस्तों, इंग्लिश का फुल फॉर्म देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये इंग्लिश वर्ड लिखा हुआ है और इंग्लिश वर्ड में ENGLISH ये लेटर्स मिलके बना हुआ है। तो इस जो इंग्लिश वर्ड है इसकी क्या लॉजिक है, किस प्रकार से इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन हुआ, आइए हम एक एक लेटर को अच्छी प्रकार से देखते हैं और डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर ई का मतलब होता है ई फॉर इंग्लैंड, E for England, N for natives, G for general, L for language, for यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसमें एफ लेटर नहीं आया हुआ है, फिर भी हमने फॉर लिखा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन मत होइए, अभी मैं आगे बताऊंगा कि यहाँ पे फॉर क्यों लिखा गया है। आई फॉर आयरिश, एस फॉर स्कॉटिश एंड एच फॉर हेल्स। मित्रों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो ये इंग्लिश वर्ड है इसमें हमने एक एक लेटर का मीनिंग लिख दिया है, एक एक लेटर का फुल फॉर्म हमने लिख दिया। ई फॉर इंग्लैंड, एन फॉर नेटिव, जी फॉर जनरल, एल फॉर लैंग्वेज, फॉर आई फॉर आयरिश, एस फॉर स्कॉटिश एंड एच फॉर हेल्स। दोस्तों, अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो लैंग्वेज जो होता है वह मुख्य रूप से दो लैंग्वेज होता है। एक होता है नेटिव लैंग्वेज, और इसी को हम कहते हैं मदर टंग भी कहते हैं। शॉर्ट में आप इसको एमटी कर सकते हैं, एमटी। एमटी मतलब मदर टंग। एंड सेकेंड लैंग्वेज जो होता है वो हम उसको टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। टारगेट लैंग्वेज कहते हैं। दोस्तों, नेटिव लैंग्वेज हम उस लैंग्वेज को कहते हैं जिसको हम बचपन से, जो हमारे देश की मातृभाषा रही हो, जिसको हम अपने बचपन से बोलते आ रहे हैं। और टारगेट लैंग्वेज उस लैंग्वेज को कहा जाता है जिसको हम अपने बचपन से नहीं जानते हैं, हम उसको प्रैक्टिस करके सीखते हैं और अपने जीवन में उनको बोलते हैं। जिस प्रकार से हिंदी हम अपने बचपन से बोलते हुए आ रहे हैं और हिंदी हमारे देश की नेटिव लैंग्वेज होगी। बट वहीं पे हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश हम अपने बचपन से बोलते हुए नहीं आ रहे हैं और इस इंग्लिश को हमने प्रैक्टिस के द्वारा सीखा और धीरे धीरे हम उसको बोलना शुरू किया। तो हिंदी हमारा नेटिव लैंग्वेज हो जाएगा, हिंदी हमारा नेटिव लैंग्वेज होगा और वहीं पर इंग्लिश हमारा टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा। तो मित्रों, आइए हम इस वर्ड का एनालिसिस करते हैं, इस वर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, ई फॉर इंग्लैंड होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं। जिस प्रकार से हमारा कंट्री इंडिया, जो हमारा भारत देश था, वह बहुत ही बड़ा देश था, विकसित देश था। समय के अनुसार धीरे धीरे हमारा देश कई देशों में बढ़ता हुआ चला गया, डिवाइड होता चला गया। ठीक उसी प्रकार से जो यूरोपियन कंट्री से इंग्लैंड जो था वह एक बड़ा देश था और धीरे धीरे समय अनुसार यह भी लगभग 4 देशों में डिवाइड हो गया। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और हेल्स। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि नेटिव्स का मतलब होता है मात्र होता है, जनरल का मतलब सामान्य, लैंग्वेज का मतलब भाषा। दोस्तों, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और हेल्स यहाँ की मात्र सामान्य भाषा इंग्लिश थी।
इंग्लिश है, वहां पे इंग्लिश बोला जाता है, वहां की मातृभाषा इंग्लिश बोला जाता है। जिस प्रकार से हम अपने देश में मातृभाषा यानी मदर टंग के रूप में हिंदी का यूज करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और हेल्स में इंग्लिश का यूज होता है। तो इन देशों के नाम पर इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन किया गया, इन देशों के नाम पर इंग्लिश वर्ड का फॉर्मेशन किया गया। तो इस प्रकार से आपने इंग्लिश का फुल फॉर्म देखा, किस प्रकार से इंग्लिश वर्ड का ओरिजिन हुआ था। दोस्तों अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी और जानकारी देने का प्रयास करता हूं। इस समय जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं वह मॉडर्न इंग्लिश पढ़ते हैं, और मॉडर्न इंग्लिश की बात की जाए तो एक प्रश्न नियर अबाउट पूछा जाता है, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश। मॉडर्न इंग्लिश के फादर कौन है, मॉडर्न इंग्लिश के जनक कौन है। मित्रों प्रश्न पूछा जाता है, लगभग नियर अबाउट हमको नॉलेज होना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश, जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं उसके फादर कौन है। तो इसका आंसर है जियोफ्री चाउसर। जियोफ्री चाउसर। जब मैं आप लोगों को लिटरेचर पार्ट बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि एक युग आया हुआ था जिसको हम चाउसेरियन एज कहते हैं, और यह एज था 1343 टू 1400, यह युग चला था। तो जियोफ्री चाउसर जो एक विख्यात राइटर रहे, इनको मॉडर्न इंग्लिश का फादर कहा जाता है, इन्हीं को मॉडर्न इंग्लिश का फादर कहा जाता है, जियोफ्री चाउसर को। दोस्तों यह नाम आपको याद करने के लिए मैं एकदम आसान ट्रिक बता रहा हूं, आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए लिखा गया जियोफ्री चाउसर। मित्रों जो हम इस समय सिम चलाते हैं वह जियो चलाते हैं, और आप लोगों को कितने भागों में क्लासीफाई किया गया है। तो दोस्तों इंग्लिश को 2 भागों में क्लासीफाई किया गया है। पहला होता है इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट पार्ट होता है इंग्लिश लिटरेचर होता है, और सेकेंड पार्ट होता है इंग्लिश ग्रामर। मित्रों हमने बताया था कि जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश चाहे हम मॉडर्न इंग्लिश की बात करें या इंग्लिश लिटरेचर की बात करें, इसके फादर जियोफ्री चाउसर को ही कहा जाता है। हाँ यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर के फादर, जो इसके फादर हैं इंग्लिश ग्रामर के, हम कहते हैं लिंडले मरे को, लिंडले मरे को इंग्लिश ग्रामर का फादर कहा जाता है। ये न्यूयॉर्क में लॉयर थे, और सबसे पहले वहां पे लॉयर का प्रोफेशन उन्होंने स्टार्ट किया था, और बाद में वे लिटरेचर क्षेत्र में, ग्रामर क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम रखा। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अल्फाबेट के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी देने जा रहा हूँ। रुक जा, चला। दोस्तों अल्फाबेट, मित्रों इंग्लिश में देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश, देयर आर 26 letters in English from A to Z। जैसा कि आपने LKG UKG क्लासेस में पढ़े होंगे कि इंग्लिश में कुल 26 लेटर होते हैं, A से लेकर Z तक, A से लेकर Z तक, इन्हीं को हम अल्फाबेट करते हैं, इन्हीं को हम अल्फाबेट कहते हैं। अंग्रेजी में कुल 26 अक्षर होते हैं A से लेकर Z तक, और इन्हीं को अल्फाबेट कहा जाता है। मित्रों जो A से लेकर Z तक अल्फाबेट होता है, आपने पढ़ा होगा कि A के बाद B आता है, C आता है, D आता है, Z तक, ये 26 लेटर्स होते हैं। इनके क्रम को जब ये क्रम में होते हैं, यानी A के बाद जब B होगा, B के बाद C होगा, उसके बाद D होगा, जब एक क्रम में होंगे तो इसको एक नाम देते हैं अल्फाबेटिकल क्रम ऑर्डर का देता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब ये क्रम में होंगे तब हम इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर करते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर कब अल्फाबेट होता है और कब लेटर होता है।
अल्फाबेट हम तब कहेंगे जब ये क्रम में होंगे। अभी मैंने बताया आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जब ये क्रम में होंगे ए बी सी डी, यानी यहां से लेकर जेड तक जब ये क्रम में होंगे तब हम इनको अल्फाबेट नाम देते हैं। और जैसे ही इनका ऑर्डर टूटता है, ऑर्डर यानी इनमें से कोई भी एक बाहर हो जाएगा, यानी हमने कहीं पे अकेले ए लिख दिया, तब इस अवस्था में हम इसको लेटर कहेंगे। हम इस अवस्था में इसको लेटर नाम देते हैं, यानी हम इसको वर्ड करते हैं या अक्षर करते हैं, क्योंकि हिंदी में जो होता है वो अक्षर होता है। अ का मतलब होता है नहीं, और छ का मतलब है समाप्त। अब हम इसको अब छोटे से छोटे रूप में नहीं तोड़ सकते हैं, यानी लेटर वह पार्ट होता है जिसको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो जब यह क्रम से होगा तो हम इसको अल्फाबेट कहेंगे, और अगर यह क्रम टूट गया, कहीं भी कोई सिंगल आ गया, तो हम उसको लेटर कहेंगे। मित्रों, आपको इतना समझ में आया होगा। अब मैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूं। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट, क्लासिफिकेशन ऑफ अल्फाबेट। दोस्तों, आपने कभी ध्यान दिया, आपने पढ़ा होगा, आपको बताया भी गया होगा कि अल्फाबेट को दो भागों में बांटा गया है, और वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट में बांटा गया है। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि इनको किस बेस पे डिवाइड किया गया? यहाँ पे सिर्फ वॉवेल में क्यों 5 लेटर ही रखे गए, क्यों 6 छठा क्यों नहीं रखा गया? कॉन्सोनेंट में सिर्फ 21 लेटर्स ही होते हैं, यानी 21 लेटर्स होते हैं, 22 क्यों नहीं होता है? तो मित्रों, मैं आपको वह वजह बताने जा रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिए। जैसा कि अल्फाबेट जो होता है, हमने बताया था A to Z, ए से लेकर जेड तक। दोस्तों, जब इंग्लिश को भारत में लाया गया, तो जो हिंदी के ग्रामेटिस्ट थे, उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, इनको देखा, तो इनके साउंड को मैच कराया। आपने पढ़ा होगा, हिंदी में भी होते हैं स्वर, इनकी संख्या 11 होता है। से आ तक हम यहाँ पे हल्के से देखते हैं, बस आपको समझाने के लिए। और हिंदी में व्यंजन भी होता है, क से लेकर 11 तक होता है। बस मैं आपको समझाने के लिए एक बेसिक बात बता रहा हूँ। और दोस्तों, इंग्लिश में हम स्वर को वावेल करते हैं, आप लोगों को पता है, और वावेल्स करते हैं। व्यंजन को हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स करते हैं। तो ये जो लेटर्स है, 26 लेटर्स, इनको किस प्रकार से हमने डिवाइड किया? दोस्तों, हम इनके साउंड मैच करते हैं, इनके साउंड, जो इनकी ध्वनि होती है, इनके ध्वनि को हम मैच कराते हैं, हम इनके ध्वनि को मिलाते हैं। अगर इनकी ध्वनि स्वर से मिलेगी, यानी इसमें मिलेगी, अ से लेकर अ तक मिलेगी, तो हम उसको रखेंगे वावेल्स में रखेंगे। और जिन लेटर्स की ध्वनि मिलेगी व्यंजन में, तो हम उसको कहां रख देंगे? कॉन्सोनेंट में। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो लेटर है वो ए को हम इस प्रकार से लिखते हैं, और इसको वीक फॉर्म में अ भी पढ़ा जाता है। तो ए और अ आप मैच कराइए, किसमें मिलेगा? हमारा स्वर मिल रहा है, न कि व्यंजन मिल रहा है। तो स्वर मिल रहा है, इसलिए कहां पे आ जाएगा? वावेल्स में आ जाएगा। सेकेंड नंबर पे आता है, ए के बाद आता है बी। ए के बाद क्या आता है? बी को हम लिखते हैं इस प्रकार से, मात्रा पे मत जाइएगा। यहां देखिए ब किसमें आएगा? ब हमारा क्या है? व्यंजन है। तो जब व्यंजन है, और व्यंजन को हम इंग्लिश में क्या करते हैं? कॉन्सोनेंट। तो डी किसमें आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से सी, स किसमें आएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। डी किसमें आएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। हाँ, अब ई की बात करते हैं। ई इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ई हमारा किसमें आ रहा है? मिलाइए, स्वर में आ रहा है। तो ई हमारा इसमें आ गया। एफ मिलाइए। देखिए दोस्तों, एफ को हम इस प्रकार से लिखते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो पहला वर्ड है वह स्वर आपका है, दूसरा व्यंजन है। ऐसी स्थिति में जब पहला स्वर और दूसरा व्यंजन हो, तो भी उसको हम व्यंजन में ही लेते हैं, कॉन्सोनेंट में ही रखते हैं। तो एफ भी क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। जी ले लीजिए, एच ले लीजिए, आई किस में आएगा? हमारा स्वर में आएगा। जे, के, एल, एम, एन, बट ओ मिलाइए। ओ देखिए इसमें आ रहा है। पी, क्यू, आर,
एस टी। हाँ मित्रों, अभी आप देखिए यू पे देखिएगा, ध्यान दीजिए यू। देखिए यू को हम इस प्रकार से लिखते हैं, इसकी ध्वनि यहाँ पे य आ रही है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे तो य आ रहा है, फिर भी हम इसको वावेल में क्यों रखते हैं। तो इसका सिंपल जवाब है, देखिए यू की जो ध्वनि होती है वो अलग अलग, कहीं पे य होता है और कहीं पे अ होता है। देखिए यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटी में इसकी ध्वनि य आ रहा है, तो यहाँ पे यू जो होगा यह कॉन्सोनेंट होगा। और इसी प्रकार से यहाँ देखिए अम्ब्रेला में यहाँ पे यू की ध्वनि अ आ रहा है, तो जहां पे अ आएगा हम उसको वावेल कहते हैं, और जहां पे यू आएगा वो कॉन्सोनेंट कहा जाता है। लेकिन इसको रखेंगे कहां पे, हम इसको रखते हैं वावेल में रखते हैं। जहां पे इसकी ध्वनि य आएगी और वहां पे जब हम आर्टिकल पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि वहां पे ए और एन का प्रयोग कहां होता है, किस प्रकार से होता है, हम बताएंगे डिटेल में। बस आप यहाँ पे आप समझने का प्रयास करें किस प्रकार से यह क्लासिफाई किया गया। तो यू हो गया, इसके बाद वी आता है, वी इसमें देखिए वो आ रहा है, वो इसमें मैच करेगा, W X Y Z। तो दोस्तों आपने देखा कि किस प्रकार से हमने अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन किया, और बहुत ही आसान शब्दों में क्लासिफिकेशन करने के बाद 5 वावेल्स हमको प्राप्त हुए और 21 हमको कॉन्सोनेंट प्राप्त हुए। तो इस प्रकार से इनकी उत्पत्ति हमने देख लिया। दोस्तों अब यहाँ पे एक सवाल यह पूछा जाता है कि अल्फाबेट के कुल कितने साउंड होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कई कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि अल्फाबेट के कुल कितने साउंड होते हैं। तो दोस्तों अल्फाबेट के कुल साउंड होते हैं 44 साउंड होते हैं, 44 होते हैं, जिसमें जो वावेल्स होते हैं, वावेल्स इनका साउंड होता है 20, इनके साउंड होते हैं 20 साउंड किसके होते हैं, वावेल्स को होते हैं। और दोस्तों तो आपने देखा कि जो वावेल है 5 वावेल, इनके साउंड होते हैं कुल 20 साउंड होता है, और जो कॉन्सोनेंट होते हैं इनके साउंड 24 होते हैं। अगर हम इनको प्लस कर देंगे, इनको प्लस करेंगे तो 44, यानी अल्फाबेट के कुल कितने साउंड हो जाएंगे 44। तो आप इनको ध्यान दीजिएगा, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछा गया है। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।